आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तीन तरह के होते हैं। एक फाइल इंक्लूजन, दूसरा मैक्रो और तीसरा कंडीशनल कंपाइलेशन। प्री प्रोसेस अगर आप देखो ना, इसका नाम भी देखो अगर आप, तो देखो प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। क्योंकि सबसे पहले प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट कब हो जाता है? कंपाइल करने से ही। तो कंपाइल करने से भी पहले प्री है। तो प्री मतलब क्या है? प्रोसेस स्टार्ट होने से भी पहले, मतलब कंपाइलेशन के भी जो पहले काम होना है उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कंपाइलेशन से भी पहले। पता है इस प्रोग्राम का 6 स्टेज होते हैं, उसके एग्जीक्यूशन के 6 स्टेज होते हैं। पहले तो हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, एडिटिंग कहते हैं। दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। आप प्रोग्राम को लिख करके क्या करते हो? कंपाइल करते हो ना। तो कंपाइल करते हो ना, कंपाइल करने में 3 काम होगा। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही होता है। उसके बाद वो एरर चेक करता है और उसके बाद कन्वर्जन होता है 0 और 1 में। तो एरर चेक करने से भी पहले होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने से भी पहले, इसलिए इसका नाम भी क्या है? प्री प्रोसेसर। अब ये कंपाइलर कैसे पहचाने कि ये प्री प्रोसेसर है कि पोस्ट प्रोसेसर है, ड्यूरिंग प्रोसेसर है? तो हैश, ये जो हैश है ना, हैश ही ये इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन लिखा जा रहा है हैश के थ्रू, वो क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और हर एक मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से ही स्टार्ट होता है। ये भी हैश से, ये भी हैश से ही स्टार्ट होता है। हैश ही ये इंडिकेट करता है कि वो लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। फाइल इंक्लूजन के लिए हम लोग लिखते हैं इंक्लूड, हैश इंक्लूड। और ये जो मैंने लिखा भी है ना, हैश इंक्लूड, ये एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है? ये इसी का एग्जाम्पल है, फाइल इंक्लूजन का ही। हैश डिफाइन जो है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं अभी समझाऊंगा इसे, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो का एग्जाम्पल है। जो फाइल इंक्लूड करते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं, जो पहले से बना हुआ है वो, और जो खुद का हेडर फाइल बनाएंगे वो। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के स्टूडेंट में एक दिमाग में ये रहता है कि हम खुद का हेडर फाइल कैसे बनाएं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि खुद का हेडर फाइल कैसे बनाएंगे, लेकिन वो मैं तब बताऊंगा जब प्रैक्टिकली इसको हम सॉल्व करके इसको रन करा के दिखाएंगे तब। पहले अभी जब हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो उस वक्त मैं पहले आपको ये समझा दूं, थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे दूं, और इसके बारे का जो पहले का जो हेडर फाइल है उसके बारे में डिस्कशन कर लूं। फिर जब प्रैक्टिकली इस चीज में वीडियो में जब हम लोग बताएंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि खुद का हेडर फाइल कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले फाइल इंक्लूड कैसे करते हैं? तो फाइल इंक्लूड करते हैं जो पहले से बना हुआ है उसको मतलब एंगल ब्रैकेट से हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये पहले से बना हुआ हेडर फाइल हमने नहीं बनाया है, स्टूडियो पहले से बना हुआ है, तो इसको हम एंगल ब्रैकेट से लिखते हैं। अगर हम खुद का हेडर फाइल बनाते, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई हेडर फाइल खुद का बनाया है, अब नाम क्या रखा है मान लीजिए, तो हमने नाम रखा है zeal.h मान लीजिए। तो उसे इंक्लूड कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे हैश इंक्लूड और डबल कोट्स में उसे इंक्लूड करेंगे। तो जो हेडर फाइल डबल कोट्स में इंक्लूडेड है ना, वो समझ लीजिए कि वो हेडर फाइल है जो कि हमने बनाया है, यूजर डिफाइंड है। और जो एंगल ब्रैकेट से इंक्लूड होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड हेडर फाइल, वो पहले से ही डिसाइडेड है। दूसरा है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहां जहां पे आपने पीआई लिखा है वो रिप्लेस कर देगा उसको किससे? 3.14 से। तो यहां पे हमने पीआई लिखा है, तो यहां पे मैंने अगर पीआई लिखा है तो वो उसके जगह पे पीआई यूज नहीं करेगा, उसकी जगह पे वो 3.14 यूज करेगा। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 3.0 और फिर आर की वैल्यू। तो कैलकुलेशन किस पे होना है? 3.14 इंटू 3.0 इंटू 3.0, इस पे कैलकुलेशन होगा, वो ए में जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो बस ज्यादा कुछ है नहीं। हैश डिफाइन जहां पे भी किया गया है, ये कंपाइल करने से पहले ही डिसाइड कर लेता है कि पीआई क्या है, तो पीआई 3.14 है। आप कोई छोटे मोटे फंक्शंस भी बना सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपको रन कराते वक्त ही मैं बताता हूं आपको। तो पहले रन कराता हूं, फिर आपको इस चीज को, सारे चीज का आइडिया मैं आपको देता हूं। ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है।
जो मैंने आपको बोर्ड में अभी एग्जाम्पल जो दिया था वो मैं रन करा करके दिखा रहा हूं आपको, और मैं यहीं पर ही आपको प्रैक्टिकल करके ही समझाऊंगा चीजों को। तो ये मैक्रो है, कैसे मैक्रो डिफाइन करते हैं, हैज डिफाइन के थ्रू, और हमने पीआई लिख दिया है और पीआई की हमने वैल्यू सेट कर दिया है 3.14। तो अब हमने जहां पे पीआई लिखा है वो अपने आप रिप्लेस कर लेगा 3.14 से, और मैं इसको रन करा करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो देखिए कोई एरर नहीं है, और अब अगर मैं रन कर रहा हूं तो इसका आउटपुट 28.2600 आ रहा है, क्योंकि वो वही वैल्यू को यूज कर रहा है, क्योंकि 9 इंटू 3 दैट इज 27 की टर्म्स में ही आता, और उसमें चूंकि 0.4 है तो इसलिए वो 28.26 आ रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे मोटे और भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश डिफाइन, और यहाँ पे मैंने एरिया लिख दिया। पता है बहुत लोग फंक्शन, छोटे मोटे जो फंक्शन बनाते हैं वो ना बना करके मैक्रो बना सकते हैं, क्योंकि वो मैक्रो बनाना ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्योंकि इससे इफिशियंसी थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमने एरिया ऑफ एक्स को रिप्लेस करूंगा मैं एक्स इंटू एक्स से। अब जहां पर भी मैं एरिया लिखूंगा ना वो अपने आप एक्स इंटू एक्स से रिप्लेस कर लेगा, और इसके लिए मैं आपको प्रिंटफ एक और लिख देता हूं, और यहाँ पे %d की वैल्यू प्रिंट करूंगा, इंटीजर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मैं पास करूंगा क्या, एरिया, और एरिया में वैल्यू में दे रहा हूं आपको 5। तो ये 5 यहां पे चला गया है, और अब मैं देखना चाहता हूं कि ये एरिया 5 इंटू 5 रिप्लेस करके प्रिंट करेगा कि नहीं। तो चलिए पहले इसको पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल हमने किया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन किया हमने, तो देखिए इसका आउटपुट 25 लास्ट में आ रहा है। एक्चुअली हमने स्लैश-n नहीं लिखा है इसलिए 25 आ रहा है। चलिए मैं स्लैश-n लिख देता हूं, आपको और क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं और फिर अगर इसे रन करूं तो देखिए इसका आंसर 25 आ रहा है नीचे वाले लाइन में। तो छोटे मोटे फंक्शंस बना के जो बनाते हैं उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे इफिशिएंसी डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली छोटे से चीजों को लिख करके ही आप ये काम कर सकते हो। तो ये मैक्रो है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग एक पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर्ड पर वो बताता हूं। पॉइंट है कि खुद का हेडर फाइल कैसे बनाएं। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि दो तरह के फाइल इंक्लूजन होते हैं। एक जो पहले से बना हुआ है उसको हम एंगल ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो हमने बनाया है उसको हम डबल कोट से इंक्लूड करते हैं। तो मैंने किया क्या है कि एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का, 2 आर्गुमेंट लेकर के रिटर्न करवा रहा हूं, और इसको मैंने सेव किया है किस नाम से, zeal.h के नाम से हमने इसे सेव किया है इस वाले फाइल को, और सेम लोकेशन पे रखा है जहां पे addition.c नाम का फाइल हमने सेव किया है। तो सेम लोकेशन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा उसको ढूंढने में। तो इसीलिए, और देखिए हमने उस zeal.h इसको हमने इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे zeal.h को, और वहां जो फंक्शंस था ना ऐड नाम का उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है। हमने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है। तो ए में देखिए हमने 7 रखा है, बी में 3 रखा है, ऐड फंक्शन को कॉल किया है और 7 और 3 पास कर दिया है। तो जैसे ही पास करेगा वो चला जाएगा यहाँ पे, ऐड करेगा, 10 रिटर्न करेगा, और ये 10 रिटर्न करके सी में स्टोर होगा, और जब प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, 10। तो ये हेडर फाइल बनाना बहुत बड़ा सा चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। आप आसानी से हेडर फाइल बना सकते हो। सिर्फ करना क्या होगा, .h से सेव करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको आपको कंपाइल करके रन करा के दिखाता हूं कि सक्सेसफुली काम कर भी रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका आउटपुट आ चुका है sum = 10। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।